गाइस, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना एक टॉपिक दैट इज 1813 का चार्टर एक्ट और 1833 का चार्टर एक्ट। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, हम स्टार्ट कर रहे हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1813 एंड चार्टर एक्ट 1833। इंडियन पॉलिटी का ये टॉपिक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं दोनों एक्ट जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखो, चार्टर एक्ट 1813, सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि 1813 का चार्टर एक्ट है। इससे पहले मैंने चार्टर एक्ट की वीडियोस अपलोड करी हैं जिसमें हमने रेगुलेटिंग एक्ट देखा है 1773 का। ठीक है, तो और हमने इसके बाद क्या देखा था, पिट्स इंडिया एक्ट देखा था 1784 का। अब हम क्या शुरू कर रहे हैं, 1784 के बाद 1813 जो कि चार्टर एक्ट हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये चार्टर एक्ट क्यों आया और इस चार्टर एक्ट से क्या क्या चीजें हुई ये हमें पढ़ना है। तो भैया सबसे पहले तो ये देखो क्या हुआ था कि एक नेपोलियन ने कॉन्टिनेंटल सिस्टम जारी किया था यूरोप के अंदर। मैं आपको 2 मिनट में नेपोलियन के बारे में बता देता हूं कि नेपोलियन फ्रांस का एम्परर बना था 1804 में और वो हारा था इन बैटल ऑफ वाटरलू इन 1815 में। ये याद रखना है कि नेपोलियन फ्रांस का राजा बना था 1804 में और हारा था 1815 में। तो उसी बीच में तो आएगा 1813। तो भैया 1813 में ऐसा क्या हुआ था, तो 1813 में क्या हुआ था कि नेपोलियन ने ये बोला था कि फ्रांस और उसके पड़ोसी देश या जो फ्रांस को सपोर्ट करते हैं वो ब्रिटेन से कोई भी चीज इंपोर्ट नहीं कराएंगे। समझो मेरी बात कि नेपोलियन ने यह बोला था कि फ्रांस और उसकी एलाइड मतलब उसके दोस्त ब्रिटेन से कुछ भी इंपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ब्रिटेन और फ्रांस की तो बहुत शुरू से ही लड़ाई थी। एक तरीके से अगर आप देखोगे बहुत जमाने से लड़ाई चलती चली आ रही है। आपने देखा होगा एंग्लो फ्रेंच वॉर हुई लड़ाई, तो उसकी लड़ाई चलती चली आ रही है। तो नेपोलियन ने ये यहाँ पे एक रूल लगाया था, इसी रूल को बोलते हैं कॉन्टिनेंटल सिस्टम। अब भैया ईस्ट इंडिया कंपनी तो प्राइवेट कंपनी है, वो तो आराम से ट्रेड कर रही है इंडिया के अंदर, बात खत्म। लेकिन जो बाकी और कंपनियां हैं ब्रिटेन की, उनका क्या होगा, ये कहानी शुरू हो गई कि वो बेचारे कहाँ जाएंगे। तो भैया ये जब लोग क्राउन के पास पहुंचे, रानी के पास पहुंचे, उन्होंने बोला भाई देखो हम कहाँ जाएं, वो तो ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के साथ ट्रेड कर रही है, यहाँ हमारा पूरा फ्रांस और अलाइड पावर्स में बना हो गया है और इंडिया में हम ट्रेड कर नहीं सकते क्योंकि इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली है, जैसा आपने चार्टर साइन किया था। तो अब आप बताइए कि हम कहाँ जाएं। तो वहां फिर ये हुआ कि ठीक है आप लोग भी इंडिया जाओ, कोई मनाती नहीं है। और इसी वजह से यहाँ पे जो मोनोपोली थी ईस्ट इंडिया कंपनी की वो खत्म कर दी गई। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो कॉमर्शियल मोनोपोली थी, मतलब सामान की आवाजाही में, ट्रेडिंग में, पर्चे, खत्म कर दी गई। लेकिन बस 2 चीज़ों में ख़त्म नहीं करी गई, एक चाय में और एक ट्रेड विद चाइना। इन 2 चीज़ों में ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली ख़त्म नहीं करी गई। ख़त्म किस में करी गई, बाकी सारी चीज़ों में, कि अब और भी प्राइवेट कंपनीज इंडिया जाएंगी, ट्रेडिंग करेंगी और आएंगी और पैसा कमाएंगी, बात इतनी है। ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली अब नहीं है, कोई मोनोपोली नहीं है ईस्ट इंडिया कंपनी की। और लेकिन मोनोपोली किस में बची है, सिर्फ टी ट्रेड में और ट्रेड विद चाइना में। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। अच्छी बात है। तो भैया चार्टर एक्ट 1813 से क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली खत्म कर दी गई। कंपनी का जो डिविडेंड था वो फिक्स हो गया एट द रेट 10.5%। ईस्ट इंडिया कंपनी का डिविडेंड कितना फिक्स हो गया, 10.5%। पहले वेरिएबल था, अब ये फिक्स कर दिया गया। कंपनी का रूल एंड ट्रेड मोनोपोली इन इंडिया वॉज एक्सटेंडेड टू अनदर 20 ईयर्स। अब ये जो चार्टर एक्ट आते थे ना, हर 20-20 साल के लिए आते थे, तो अब अगले 20 साल के लिए जो रूल बनाए गए थे वो एप्लीकेबल हो जाएंगे। कंपनी का रूल एंड ट्रेड मोनोपोली इन इंडिया वॉज एक्सटेंडेड टू अनदर 20 ईयर्स। लेकिन कहाँ सिर्फ मोनोपोली रहेगी टी ट्रेड में और ट्रेडिंग विद चाइना में। बाकी कंपनीज भी यहाँ पे ट्रेड करेंगी भारत के अंदर। फाइनेंशियल ग्रांट्स दी गई फॉर द रिवाइवल ऑफ इंडियन लिटरेचर एंड प्रमोशन ऑफ साइंसेज और 1 लाख रुपए दिए गए थे। उस समय कंपनी को बोला गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी को, भैया 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे आपको टू प्रमोट एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, तो 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे कि आप एजुकेशन सिस्टम को भारत में प्रमोट करो। और लास्ट वन, दिस एक्ट अलाउ एंड ग्रांट परमिशन टू द क्रिश्चियन मिशनरीज, वो इंडिया आए और एंगेज हो जाएं इन रिलीजियस
प्रोसिलेटाइजेशन, इसका मतलब होता है कि कन्वर्जन, जस्ट कि लोगों को बोलो क्रिश्चियनिज्म अच्छा है और क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाएं। तो चार्टर एक्ट 1813 आपको समझ में आया। बस इसका मेन पॉइंट हमें ये याद रखना है कि इससे जो हमारी मोनोपोली थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो पूरी तरीके से खत्म हो गई। और किस में बची मोनोपोली? सिर्फ चाय के ट्रेड में और ट्रेडिंग विद चाइना में, बस। बाकी सब जगह मोनोपोली खत्म हो गई। क्यों खत्म हो गई? क्योंकि नेपोलियन ने कॉन्टिनेंटल सिस्टम लेके आया था पूरे यूरोप में, और वहाँ ये बोल दिया गया था फ्रांस और उसके साथ के जितने भी एलाइड पावर्स हैं वो यूरोप मतलब ब्रिटेन से कुछ भी इंपोर्ट नहीं करेंगे। जब ब्रिटेन से कोई भी सामान फ्रांस के अंदर नहीं आएगा, फ्रांस की एलाइज में नहीं आएगा, फ्रांस के दोस्तों के पास नहीं आएगा, लगभग यूरोप में काफ़ी कंट्रीज में नहीं आएगा, तो ये बेचारे कहाँ जाएंगे ब्रिटेन के लोग? तो ब्रिटेन के लोग गए भागते हुए रानी के पास कि भाई मैं क्या करूं? तो उन्होंने कहा ठीक है, हम ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली भारत के अंदर खत्म करते हैं। अब आप लोग भी भारत जाके ट्रेडिंग कर सकते हो। हाँ, उन लोगों की मोनोपोली सिर्फ चाय में और ट्रेडिंग विद चाइना में रहेगी। ठीक है, तो इस चार्टर एक्ट 1813 का मेन बस जो मोटो है वो यही है। ठीक, याद रहेगा ये। अब भैया इसके बाद एक एक्ट और आया जिसका नाम था चार्टर एक्ट 1833। इसको हम एक और नाम से जानते हैं, सेंट हेलेनास एक्ट। सेंट हेलेना बेसिकली एक जगह है जो कि ब्रिटेन की एक डोमिनियन है, उसके नाम पे पड़ा था। वहाँ भी उन्होंने बहुत सारे चेंजेस करे थे। बेसिकली सेंट हेलेना जो है ना आपका साउथ अटलांटिक ओशियन में एक जगह है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। सेंट हेलेना एक आइलैंड है साउथ अटलांटिक ओशियन में, वहाँ भी इन्होंने कुछ चेंजेस करे थे, तो उसी पे पड़ गया है ये सेंट हेलेना एक्ट। क्योंकि देखो ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है कि सेंट हेलेना एक्ट किसको बोलते हैं, आपको पता ही नहीं। ठीक है, आपने पढ़ सब रखा है यार, कौन सा चार्टर एक्ट याद ही नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना कि ये एक्ट ही सेंट हेलेनास एक्ट भी कहा जाता है। किसी का नाम नहीं है ये, किसी इंसान का। बेसिकली इट इज़ एन आइलैंड इन द ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी इन द साउथ अटलांटिक ओशियन। ठीक है, सेकेंड पॉइंट। अब भैया कंपनी की जितनी भी एक्टिविटी थी ना, जो चाय वाय में जो एक्टिविटी बची थी, या क्या कहते हैं बेचारे उसमें चाइना वाइना की ट्रेडिंग में, सब भाई साहब बंद कर दिया गया। अब कंपनी को क्या बना दिया गया? एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई फॉर द ब्रिटिश इंडियन पोजेशन। अब कंपनी कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी नहीं करती है। चाहे चाय वाली जो बची थी ना, चाय और चाइना की ट्रेडिंग की, वो भी खत्म हो गई। अब वो सिर्फ किस और किस में डील करेगी? इनटू एन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी फॉर ब्रिटिश इंडियन पोजीशन अंडर इन ट्रस्ट फॉर हिज मैजेस्टी हिज हायर्स एंड सक्सेसर्स। ठीक है, तो किसके कंट्रोल में काम कर रही है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, हिज मैजेस्टी, मतलब क्राउन के अंडर में काम कर रही है कंपनी। अब कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी कंपनी अब नहीं कर रही है। सारी कॉमर्शियल A to Z एक एक कॉमर्शियल एक्टिविटी कंपनी की बंद कर दी गई, और वो क्या बन गई? एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई। ठीक है, और किसके अंडर में काम कर रही है? हिज मैजेस्टी। ठीक है, मतलब रानी के अंडर में काम कर रही है, हर मैजेस्टी, हिज मैजेस्टी, जो भी आएगा। कंपनी का जो चाइना के साथ जो लिंक था वो भी बंद हो गया। ठीक है, और यहाँ इस एक्ट ने बोला है कि इंग्लिश को ब्रिटिशर्स जो हैं वो फ्रीली इंडिया में सेटल हो सकते हैं। ठीक, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि सेंट हेलेनास एक्ट इसे बोलते हैं, और यहाँ कंपनी की सारी कॉमर्शियल एक्टिविटी बंद हो गई, और वो किसके अंडर में काम करने लगी? इन ट्रस्ट फॉर हर मैजेस्टी या हिज मैजेस्टी, और परमिट कर दिया इंग्लिश ब्रिटिशर्स को टू सेटल फ्रीली इन इंडिया, कि वो इंडिया में फ्रीली सेटल कर सकते हैं। अब आप फिफ्थ पॉइंट पे बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से गौर फरमाइएगा। गवर्नर ऑफ बंगाल की जो पोस्ट बनी थी ना, अगर आपको याद होगा 1773 वाले एक्ट में वेरन हेस्टिंग आपके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने थे। तो भैया अब गवर्नर ऑफ बंगाल की भी पोस्ट खत्म हो गई, अब आ गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आ गया। अब कोई गवर्नर ऑफ बंगाल नहीं, मद्रास नहीं, कलकत्ता नहीं, कुछ नहीं, सारी की सारी पावर किसके हाथ में चली गई? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, रहेंगे बॉम्बे मद्रास ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ मेजर पावर्स आपकी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास रहेंगी। याद रखना है, गवर्नर ऑफ बंगाल वॉज रीडेजिग्नेटेड एज गवर्नर ऑफ जनरल ऑफ इंडिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर चार्टर एक्ट 1833। याद रहेगा ये? ठीक है, अब देखो सबसे पहले गवर्नर जनरल कौन बने थे? वो बने थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, कौन बना था सबसे पहला गवर्नर जनरल भारत के अंदर? तो विलियम बेंटिक। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लिखा है, इंडिया। अगर बंगाल लिखा होता तो आंसर होता आपका
वैरन हेस्टिंग। और अब यहाँ लिखा है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो इसका क्या आंसर होगा? विलियम बेंटिक। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हैड लेजिस्लेटिव पावर्स ओवर एंटायर ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के ऊपर पास सारी लेजिस्लेटिव पावर है, मतलब लॉ बनाने की सारी पावर है भैया। लॉ बनाने की सारी पावर किसके पास है? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बना है इस समय? इस समय बने हैं आपके विलियम बेंटिक। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और यहीं पे क्या हुआ, एक इंडियन लॉ कमीशन इस्टेब्लिश किया गया जिसके चेयरमैन कौन थे? लॉर्ड मैकॉले। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए ये वाला एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है 1833। चेयरमैन ऑफ फर्स्ट लॉ कमीशन कौन थे? लॉर्ड मैकॉले। और ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कराया गया था, ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वर इंट्रोड्यूस ऑफ सिविल सर्विसेज बट कैंसल्ड बाय द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। यहाँ ये बोला गया कि जो ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगे ना सिविल सर्विस के, वो ओपन का मतलब है कि इंडियंस भी दे सकते हैं, इंडियंस भी सिविल सर्विसेज का एग्जाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये कैंसिल कर दिया गया बाय कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो क्वेश्चन कभी कभी ये भी आ जाता है कि भैया पहला अटेम्प्ट कब था कि जब सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स खोले गए थे भारतीयों के लिए? तो भैया सबको याद रखना है पहला अटेम्प्ट कब था? 1833 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। हमने दोनों एक्ट कवर कर लिए, चार्टर एक्ट 1833 और हमने कवर करा चार्टर एक्ट 1813। इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने कवर किया रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और कवर किया है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।